आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बेरोज़गारी, गरीबी, माशी बहरान, इकोनॉमिक क्राइसिस और ख़ुदकुशी का सिलसिला भारत में बढ़ता जा रहा है। सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, वज़ीर-ए-आज़म इस पर कभी भी बात नहीं करते हैं और मीडिया भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। सरकार को जगाने के लिए कल रात 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक पूरे देश में युवाओं ने ताली बजाई, दिया जलाया, घर की बत्ती बंद की। इसका मकसद था सरकार को जगाना, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना। सरकार तक ये आवाज़ पहुंची या नहीं पहुंची? अगर नहीं पहुंची तो कैसे नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, किस तरह नौजवानों ने जगाने का काम किया, दिखाएंगे आज खबर दर खबर में। इसके अलावा ये भी कि अरब ममालिक क्यों खौफज़दा हैं तुर्की से। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। खुदकुशी का आज एक और दर्दनाक मामला सामने आया है और वजह है बेरोज़गारी, माली परेशानी और गुर्बत। पानीपत ज़िला के राजनगर का बाशिंदा आवेद और उसकी बीवी नजमा दोनों ने खुदकुशी का कदम उठाते हुए मौत को एक साथ गले लगा लिया। अवैध का निकाह पिछले महीने यानी 10 अगस्त 2020 को विकास नगर की नजमा के साथ हुआ था। ठीक आज से 1 महीना पहले अवैध वेल्डिंग का काम करता था और ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, लेकिन लॉकडाउन ने उसे बेरोज़गार बना दिया। अनलॉक का अमल शुरू हुआ तो उसे उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे और इसलिए शादी भी हो गई, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो गए। अवैध सुबह घर से काम की तलाश में निकलता ज़रूर था, लेकिन शाम को खाली हाथ वापस आता था। तंगी और परेशानी की वजह से मियाँ बीवी में कहा सुनी हुई और फिर दोनों ने फांसी लगाकर एक साथ खुदकुशी कर ली। फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतनाज़ खाकों की दोबारा इशाअत के ख़िलाफ़ मुंबई में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मैगज़ीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। ईरान और तुर्की समेत कई मुस्लिम मुल्कों में भी इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। हम आपको बता दें कि फ्रांसीसी जरीदे ने वही खाका फिर से शाये किया है जिसकी बिना पर 2015 में उस पर हमला हुआ था और 11 लोगों की मौत हुई थी। फेसबुक इंजीनियर अशोक चंदवा ने फेसबुक की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजह है फेसबुक की पॉलिसी से इख्तलाफ। अशोक चंदवा ने सख्त इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कंपनी अमेरिका और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया नेटवर्क पर नफ़रत से पेश आ रहा है। चंदवा का कहना है कि फेसबुक नफ़रत को फ़रोग़ दे रहा है जिस पर किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। पिछले 5 साल से ज़्यादा मुद्दत से फेसबुक के लिए काम करने वाले अशोक ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नफ़रत फैलाने वाली तकरीर और गलत जानकारी की तशहीर के लिए तनकीद का निशाना भी बनाया। भारत ने फ्रांस से खरीदे हुए राफेल जंगी तैयारों को बाज़ाब्ता तौर पर आज अपनी फ़ज़ाइया में शामिल कर लिया है। ये जंगी जहाज़ इसी साल 29 जुलाई को भारत में पहुंचे थे और अम्बाला एयरबेस पर आज एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया और उसको बाज़ाब्ता तौर पर फ़ज़ाइया में शामिल किया गया। इस तकरीब में भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, उनकी फ्रांसीसी हमनसब फ्लोरेंस पार्ली और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत भारतीय फ़िज़ाइया और फ़ौज के बड़े अफसरान मौजूद थे। पाकिस्तान की एक अदालत ने ईसाई शहरी को तौहीन अदालत और तौहीन मजहब के एक मुकदमे में मौत की सज़ा सुना दी है। लाहौर की एक फैक्ट्री के मुलाजिम आसिफ परवेज़ पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने सुपरवाइज़र को एक टेक्स्ट मैसेज में इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक़ एक तौहीन आमेज़ और गुस्ताखी पर मबनी जुमला भेजा था। परवेज़ को तौहीन मजहब के इल्ज़ाम के तहत 2013 में हिरासत में ले लिया गया था, कैद कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि आसिफ परवेज़ इस इल्ज़ाम के ख़िलाफ़ आला अदालत में अपील कर सकता है। अब बात आज के असल मुद्दे की। बेरोज़गारी, गिरती मईशत और GDP में हो रही भारी गिरावट के ख़िलाफ़ मुल्क भर में किस तरह नौजवानों ने एहतजाज किया। 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक होने वाले इस एहतजाज का कोई चर्चा नहीं है। मीडिया मुकम्मल तौर पर चुप है। टीवी चैनलों ने इस खबर को कोई अहमियत ही नहीं दी और ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कानों तक भी आवाज़ नहीं पहुंची है। तो आइए दिखाते हैं आपको कैसे मुल्क भर में युवाओं ने एहतजाज किया और सरकार को जगाने का काम किया।
बदलनी ये सरकार है। रात 9 बजे 9 मिनट दीप जलाए और 2020 में लाइन 3 जलाए ताकि बेरोजगारों के घर से अंधकार जाए। बिहार का अंधकार नीतीश कुमार। अगला मुख्यमंत्री कैसा हो? तेजस्वी यादव जैसा हो। लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोगों ने 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक जो है कैंडल जलाकर जो है केंद्र की सोई हुई सरकार को और बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है कि जिस तरह से आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, बेरोजगारी के कारण दिन प्रतिदिन जो है आत्महत्या जो है बढ़ती जा रही है। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों का अनुसार जो है माने तो पिछले वर्ष जो है 42,000 से अधिक जो है किसान और खेतों में काम करने वाले लोग जो है आत्महत्या किए, लेकिन इस पर न तो जो है बिहार सरकार की जो है आँख खुल रही है और न इस पे कोई योजना तैयार करने को तैयार है। बिहार में जो है 5 लाख से अधिक जो है सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन उसको लेकर भी जो है बिहार सरकार नियुक्तियां करने को जो है तैयार नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 5,000 से अधिक पद खाली है, लेकिन उसको भी भरने को तैयार नहीं। हम तमाम युवा कांग्रेस आज पूरे बिहार में ही नहीं पूरे जो है हिंदुस्तान में जो है कैंडल मार्च निकाल कर 9 बजे 9 मिनट तक जो है ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी आप आँख खोले। आज बेरोजगार युवा आत्महत्या करने पे जो है मजबूर है, आज किसान जो आत्महत्या करने पे मजबूर है, जो खेतों में काम करने वाले वो जो आत्महत्या करने पे मजबूर है। आज रोजगार का अवसर कहीं नहीं है। केंद्र में जो है 7 लाख से अधिक पद जो है खाली पड़े हैं, लेकिन उस पर भी नियुक्तियाँ नहीं की जा रही है। और कुल जो है 19,155 जो है जो नर्सेज ऐसे कोरोना काल में जिसकी नियुक्तियाँ हो जानी चाहिए थी, उनमें से महज जो है 5,000 कुछ जो है नर्सेज जो है कार्यरत है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की 56 कुछ प्रतिशत जो है नियुक्तियां होनी है वो नहीं की जा रही है। बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता से जो है उनको जो है मतलब है नीतीश कुमार को चेता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने आगाज़ किया है और युवा कांग्रेस की पूरी टीम कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को जो है उग्र रूप से जो है आगे कंटिन्यू अब तक करेगी जब तक एक एक युवा के हक और अधिकार की मांग को हम लोग जो है पूरा न करवा ले, और अब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एक एक युवा बेरोजगार को जो है उनका रोजगार नहीं मिल जाए। यही संदेश है बस।
चलेगी। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं का रोजगार दो, युवाओं का रोजगार दो, और नहीं किसी से भिख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भिख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, युवा को रोजगार दो, रोजगार दो, युवा को रोजगार दो, रोजगार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के तर्जमान प्रोफेसर वल्लभ की ये वीडियो देखिए। उन्होंने मुकम्मल तफसील बताई है जॉब और मईशत के बारे में। नमस्कार साथियों, बेरोजगारी का आंकड़ा देश में निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। जुलाई 2020 में देश में बेरोजगारी की दर जो 7.4% थी, वो आज बढ़कर अगस्त माह में 8.4% हो गई। मतलब एक महीने में 1% की दर से बेरोजगारी की दर बढ़ गई। आज देश में 3 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजगार चाहते हैं और उनके पास रोजगार नहीं है। अप्रैल से लेकर अगस्त अर्थात 5 महीनों में, अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के मध्य 5 महीनों में 2 करोड़ 10 लाख सैलरीड क्लास लोगों ने अपना पक्का रोजगार खो दिया। एक मध्यम आय वर्गीय की पूरी जिंदगी खप जाती है एक पक्का रोजगार लेने में, और 5 महीनों में देश में 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार गंवा दिया। और 2 करोड़ 10 लाख लोगों का अगर रोजगार जाता है तो उसका प्रभाव 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन पे पड़ता है। अगर हम एक परिवार में 5 लोग माने तो 10 करोड़ लोगों के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। समझना यह पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। इसका कारण है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से 2014 से लेकर अब तक निरंतर रूप से निवेश की कमी हुई। मैं एक आंकड़ा देता हूं कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश 2014 में 30.1% ऑफ जीडीपी होता था, वो 2019 में घट के 27.4% ऑफ जीडीपी हुआ। तो अगर निवेश गिरेगा तो ये कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर निवेश गिरेगा तो रोजगार के नए साधन सृजित नहीं हो सकते। और दूसरा बड़ा कारण है कि जिस तरह आपने असंगठित क्षेत्र को चुन चुन के उसको नष्ट करने का काम किया, भले ही वो नोटबंदी हो, भले ही वो गलत तरीके से लगाई हुई जीएसटी हो, भले ही वो 4 घंटे के नोटिस पे लगाया हुआ तालाबंदी हो, नोटबंदी से लेकर तालाबंदी का जो ये सफर है, इससे असंगठित क्षेत्र जो कि हमारी जीडीपी का 50% हिस्सा है, उसको आपने परमानेंटली खत्म करने का काम किया। तो रोजगार के साधन सृजित कहां से होंगे। और तीसरा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें रोजगार के साधनों की संभावना सबसे ज्यादा है, वो आज जीडीपी का 2015 में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15.6% होता था, वो 2019 में गिर के 13.7% रह जाता है। तो कहां गई वो मेक इन इंडिया की स्कीम, कहां गया उसका शेयर। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नए रोजगार आप सृजित नहीं कर पाए। अब मैं एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार को सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपको नई मांग का सृजन करना होगा
अर्थव्यवस्था में और नई मांग के सृजन के लिए लोगों के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। आपको न्याय स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जो 2 करोड़ 10 लाख मध्यम आय वर्गीय लोगों की सैलरीड क्लास लोगों ने अपना रोजगार खोया है, उनके यहां पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत उनके खातों में पैसा डालना पड़ेगा, क्योंकि नई मांग के बिना नया कंजम्पशन नहीं बनेगा और नए कंजम्पशन के बिना नए रोजगार के साधन सृजित नहीं किए जा सकते। नंबर दूसरा कि आपको अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट आपको नया लाना पड़ेगा। आप तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे, स्टेट्स को जीएसटी का उनका बकाया नहीं दे रहे हैं, तो स्टेट्स भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अर्थव्यवस्था में नए निवेश का सृजन करना पड़ेगा। और लास्ट, जो जीएसटी की जो आपकी दरें हैं, आपको मैं एक उदाहरण से अपनी बात खत्म करूंगा। मोटरसाइकिल को भारत सरकार एक लग्जरी आइटम मानती है और 28% की जीएसटी लेती है। आप बताइए, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मोटरसाइकिल लग्जरी आइटम है? ये देश की जरूरत है। आप उसको लग्जरी आइटम करके उसके महंगा करके रखते हो, तो ना तो जो मोटर बाइक की जो कंपनियां हैं वो ना तो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाती, ना ज्यादा बेच पाती है। तो आपको जीएसटी की दरों को रेशनलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि वो चीजें जो कि एक आम व्यक्ति यूज करता है वो उसको यूज कर पाए, तभी ये रोजगार के नए साधन सृजित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पिछले कई दिनों से स्पीकअप का प्रोग्राम चला रही है। कांग्रेस रहनुमा जॉब, मईशत, जीडीपी और दीगर इश्यूज पर 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। दूसरे लफ्जों में यह कि कांग्रेस सड़कों पर उतरने के बजाय वर्चुअल दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर रही है। राहुल गांधी ने भी इसमें हिस्सा लिया। सुनिए क्या कहना है राहुल गांधी का और उसके बाद कुछ दूसरे लोगों का। भाइयों और बहनों, नमस्कार। देश की हालत आपसे बेहतर कौन जानता है? आप हिंदुस्तान के भविष्य हो और आपको भविष्य आज दिख रहा है। कोरोना आने से पहले मैंने कहा कि तूफान आने वाला है। फरवरी में कहा, तैयारी कीजिए। सरकार ने मेरा मजाक उड़ाया। जब तूफान आया, मैंने फिर सुझाव दिया, युवाओं के भविष्य के लिए आपको 3 काम करने होंगे। पहला, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में न्याय योजना जैसा डायरेक्ट पैसा डालिए। दूसरा, जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो युवाओं का भविष्य है, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और तीसरा, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको संभालिए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। कुछ नहीं किया, उल्टा नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। और आज मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का युवा आपकी ओर देख रहा है। आपने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया, आपने इनका भविष्य बिगाड़ दिया। आज भी आप 3 काम कर सकते हो। पहला, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालिए। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को बचाइए, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, उनको पैसा दीजिए। और तीसरा, ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने मित्रों को, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। आज भी आप ये काम कर सकते हैं। युवा आपकी ओर देख रहा है, आप देश के प्रधानमंत्री हो। आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए। आप बहुत दिनों से आपने कुछ बोला नहीं। ना अर्थव्यवस्था के बारे में आप बोलते हैं, ना चाइना के बारे में। आज इस देश में आप कहीं भी चले जाइए और किसी भी युवा से पूछिए तो उसकी एक ही अभिलाषा है। वो चाहता है कि वो पढ़े लिखे, उसको रोजगार का साधन मिले, परिवार का पालन पोषण कर सके और इस समाज में अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके। लेकिन उसकी इसी आशा, इसी महत्वाकांक्षा पर मोदी सरकार ने बार बार पानी फेरने का काम किया है। रोजगार के साधन है नहीं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आशंकित है लोग अपने भविष्य को लेकर। और ये कोरोना काल का कुप्रबंधन ही नहीं है, सिर्फ ये नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, आनन फानन में लिए फैसले,
इन सब के चलते सरकार की विफलताओं का नतीजा है। जिस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल बनाने की बात करी थी, उसने आर्थिक स्थिति को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज नौकरियां बन ही नहीं रही हैं। निजी क्षेत्र लोगों को निकाल रहा है, सरकारी उपक्रम लगातार बिक रहे हैं, और तो और जो सरकार में नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, जो पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सब जवाब सिर्फ मोदी सरकार ही दे सकती है। हमारी आशा और हमारा विश्वास है कि बेरोजगारी के चलते युवाओं की बात को सुनकर मोदी सरकार अपनी सुप्तता से जागेगी और कुछ ठोस कदम उठाएगी। हमारा मानना है कि सबसे पहले सरकार को लोगों के हाथ में पैसा डालना चाहिए, जिसकी हमने बार बार बात करी है, न्याय की। हमारा मानना है कि जो हमारे देश की और आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उनको सिर्फ लोन मेला से सुचारू रूप से चलाने की कोशिश मत करिए। उनको पुख्ता इंतजाम करिए कि वो रोजगार के साधन मुहैया करा सके, और तुरंत तत्पर होकर जो सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरने की कोशिश करिए। क्योंकि जब हमारा देश का युवा सशक्त होगा, तब हमारा देश बुलंद होगा। ये युवाओं के भविष्य और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। इसीलिए वक्त आ गया है स्पीक अप फॉर जॉब्स का। धन्यवाद। और अब बात तुर्की और अरब ममालिक के दरमियान तनाव की। तुर्की और अरबों के दरमियान एक तनाज़ुर बहुत पुराना है, और वो है मुस्लिम उम्मा और आलम इस्लाम की लीडरशिप का। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप किसी भी एक मुल्क के हाथ में नहीं रही, लेकिन सऊदी अरब को असर व रसूख हासिल था, और बेहतर मईशत होने की वजह से आलम इस्लाम पर सऊदी अरब का दबदबा कायम रहा। तुर्की में रजब तय्यब एर्दोगान के आने के बाद आलम इस्लाम और दुनिया भर में सऊदी अरब और अरब मुल्कों का दबदबा कम होने लगा है, और दोबारा तुर्की को असर व रसूख हासिल हो गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आलमी सियासत में तुर्की ने सऊदी अरब को बहुत पीछे छोड़ दिया है। आलम इस्लाम और मुसलमानों के इशूज़ पर बात करने के हवाले से भी तुर्की को नुमाया मकाम हासिल है, जबकि सऊदी अरब को इस हवाले से ज़रा बराबर भी पसंद नहीं किया जाता है और न उसका कोई किरदार है। हालिया दिनों में तुर्की अपनी सरहदों से आगे बढ़कर इराक, शाम और लीबिया की सियासत में दिलचस्पी ले रहा है, और वहाँ अपनी पसंदीदा और मुस्तहकम हुकूमत कायम करना चाहता है। तुर्की की कोशिश है कि इराक, शाम और लीबिया में वो हुकूमत कायम हो जो मजबूत हो, मुल्क और आलम इस्लाम के लिए मुफीद हो और अमेरिकी तसल्लुत से आज़ाद हो। ख़ास तौर पर लीबिया में तुर्की की मुदाखलत बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और एक ग्रुप की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तुर्की की हिमायत हासिल है। अरब ममालिक को तुर्की की सियासत मंजूर नहीं है। अरब ममालिक चाहते हैं कि तुर्की इराक, शाम और लीबिया के मामले से दूर रहे, कोई भी मुदाखलत न करे। इन्हीं उमूर को पेश नज़र रखते हुए अरब लीग ने कल एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें तुर्की के इक़दामात की मजम्मत की गई और इराक, शाम, लीबिया में मुदाखलत से दूर रहने के लिए कहा गया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा सामे शकरी ने तुर्की की जानिब से अरब ममालिक में जारी फ़ौजी मुदाखलत की शदीद मजम्मत की और कहा, ख़ित्ते में अनक़रा की खुली हुई मुदाखलत पर मबनी कार्रवाइयों की वजह से हम खामोश नहीं रहेंगे, न ही काहिरा चुप रहेगा। खित्ते में तुर्की की मुदाखलत अरबों की कौमी सलामती को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है। तुर्की की मुदाखलत से मिस्र भी महफूज नहीं है, मगर हम अनक़रा को खेल खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्की शिमाली इराक, लीबिया और शाम में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत कर रहा है, मगर हम तुर्की के तोसी पसंदाना अज़ाइम पर खामोश तमाशाई नहीं रहेंगे। लीबिया में तुर्की की फ़ौजी मुदाखलत बंद करने और लीबिया में भेजे गए तमाम गैर मुल्की जंगजुओं को वहाँ से निकालने का मुतालबा किया। अरब लीग ने तुर्की की तरफ से मुदाखलत पर इराक के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और कहा कि इराक की खुदमुख्तारी की बार बार पामालियों पर तुर्की के ख़िलाफ़ इराक के साथ हम खड़े हैं। इन मुल्कों में अमेरिका का असर व रसूख है और यही अरब ममालिक चाहते हैं। अरब लीग का भी यही मनसूबा शुरू से है। तुर्की अरब ममालिक से अमेरिकी तसल्लुत को ख़ात्मा करना चाहता है, जो अरब लीग, मिस्र और सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों को मंजूर नहीं है। खबर दर खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले शो में। आपके फीडबैक का हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।